नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो होने वाला है एमए फर्स्ट सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, बात करें पेपर नंबर 4 का नाम है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं। ठीक है, ये आपके पेपर नंबर 4 का नाम है। इसमें हम खंड आ वाले सेक्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे और आप सभी को पता है कि खंड आ वाले सेक्शन को जो है हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वीडियो को आपको पूरा देखते रहना है और ध्यान से हमको सुनते रहना है। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है राज्य की सप्त प्रकृतियों का आपसी संबंध बताइए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि राज्य की सप्त प्रकृतियां एक दूसरे से संबंधित हैं। एक शरीर के अंतर्गत जिस प्रकार उनके विभिन्न अंग एक दूसरे की सक्रिय सहायता के बिना काम नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये सभी अंग आपस में संबद्ध होकर कार्य करते हैं। तभी सभी संपूर्ण राज्य का कार्य भली भांति संपादित हो सकता है। मतलब ये यहाँ पे समझाना ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, हाथ होता है, पैर होता है, आंखें होती हैं, मुंह होता है, कान होता है, ठीक उसी प्रकार से जो है इसके भी 7 अलग-अलग अंग होते हैं। ठीक है? तो हम जैसे मान लीजिए कहीं पे आँख ने देखा कोई फल अच्छा सा रखा था, तो वहाँ तक कौन गया? चल के पैर गया, फिर उठाया किसने? हाथ ने, खाया किसने? मुँह ने, ठीक है? स्वाद किसने लिया? जीभ ने, गया कहाँ पे? पेट में। तो ठीक इसी प्रकार से जो है एक दूसरे से संबंधित अगर कोई कार्य करना होगा तो प्रत्येक अंग को सक्रिय होना पड़ता है। ठीक है? यहाँ पे लिखते हैं कि शुक्र ने कहा है, क्या कहा है कि राज्य वृक्ष के समान है। ठीक है, आगे लिखते हैं अर्थात राज्य रूपी वृक्ष का जड़ राजा, मतलब कह रहे हैं जो राज्य रूपी वृक्ष है इसकी जड़ राजा है। स्कंद जो है क्या है? मंत्री हैं। सेनापति शाखाएं हैं। सैनिक पत्ते और फूल हैं तथा भूमि जो है बीज है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे बता पाएंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों के क्या क्या कार्य थे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि कौटिल्य का कहना है कि राजा राजा 3 या 4 मंत्रियों के साथ परामर्श किया करे। ठीक है, आगे लिखते हैं यदि केवल एक ही मंत्री से परामर्श लिया जाएगा तो वह बेलगाम होकर के यथेष्ट आचरण करने लगेगा और एक ही मंत्री के परामर्श करने पर कठिन विषयों का निर्णय भी सुगम नहीं होगा। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि राजा कम से कम 3 से 4 मंत्री अपने पास रखे, ना कि 2 रखे ना 1 रखे, कम से कम 3 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी से परामर्श ले। अगर किसी एक मंत्री से वो परामर्श लेगा तो वो जो मंत्री होगा वो बेलगाम होकर के गलत निर्णय भी बता सकता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं कि मान लीजिए कई ऐसे कार्य होते हैं। ठीक है, कई ऐसे कठिन कार्य आ जाते हैं, कई कई ऐसे कठिन विषय आ जाते हैं जिन पे जो है उनको निर्णय लेना होता है, तो उस पे जो है सुगमता से जो है निर्णय नहीं ले जाया सकेगा। ठीक है, तो कई सारे 3 से 4 मंत्री होने चाहिए। आगे लिखते हैं यदि 2 मंत्री की सलाह ली जाए तो यह भय है कि कहीं वे एकजुट ना हो जाएं जिससे राजा असहाय हो जाए। मतलब कह रहे हैं कहीं जो है 2 भी मंत्री नहीं रखने चाहिए। अगर 2 रखोगे तो हो सकता है दोनों एकजुट हो जाएं और राजा अकेला बच जाए। ठीक है, मंत्री 3 या 4 होने चाहिए जिससे कार्य ठीक से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दूसरे का भी जवाब मिल गया होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि सैन्य नीति के 4 उपाय कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्राचीन काल में अंतर राज्य संबंधों के अंतर्गत नीति के 4 उपाय बताए गए हैं। पहला साम, दूसरा दाम, तीसरा भेद और चौथा दंड। ठीक है, आपको यहाँ पे रखना है, याद रखना है, लिखना है आगे कि कूटनीति के 4 उपायों को जो कि बाद में श्रेष्ठ बन गया इसी समय से प्रयोग होने लगा। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए राजा को इनमें से किसी का भी प्रयोग करना पड़ सकता था। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं साम नीति से अपने व्यवहार को दूसरों को संतुष्ट करना। मतलब कह रहे हैं साम नीति से हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार से दूसरों को संतुष्ट करते हैं। मतलब अपने कार्य करने की क्षमता से या बात करने की क्षमता से दूसरों को कन्विंस करते हैं, उसको साम कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं दाम में भेंट देकर। ठीक है, भेंट आदि देकर के जैसे धन दे सकते हैं, घोड़ा दे सकते हैं, हाथी दे सकते हैं, उससे आप अपना काम निकलवा सकते हैं। तीसरा दंड दे करके और चौथा भेद। भेद में ये होता है कि भेद में शत्रु राज्य की विभिन्न प्राकृतियों में फूट डालना। ये 4 नीतियां जो हैं यहाँ पे बताई गई हैं। सैन्य नीति के 4 उपाय यही हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अष्टाध्यायी में वर्णित गणराज्यों का नामोल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि पणिनि,
पाणिनि के अष्टाध्यायी में गण और संघ दोनों का उल्लेख है। ठीक है, आगे आपको लिखना है संघ दो प्रकार थे, पहला वक्र और दूसरा दामिनी। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा अष्टाध्यायी में क्षुद्रक, ठीक है, मालव, उसके बाद क्षुद्रक, मालव और कंडवी वृष, व्रक, ठीक है, उसके बाद दामन्यादि, फिर उसके बाद त्रिगत अष्टच्छा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही हुई। तो यहाँ पे पार्श्व, ठीक है, उसके बाद आगे आप लिखेंगे योद्धे, फिर उसके बाद लिखेंगे वाहलिक, फिर लिखेंगे उसीनर, ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखेंगे सतस्व सतत्व, ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे विशाल, असुर, राक्षस, वयस आदि। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा वायुध जीवी। क्या मेरे प्यारे दोस्त, वायुध जीवी संघ के अंधक वर्तीय, ठीक है, उसके बाद संकाशिक, फिर उसके बाद आप लिखेंगे हृदय गोलीय, फिर आगे लिखेंगे रोहित गिरिये, फिर उसके बाद पंजाब क्षेत्र जिसे आप कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कुर नगरों के संघ में ऋषि अंधक, ठीक है, क्या ऋषि अंधक, उसके बाद वृषणी और कुर संघकों का उल्लेख, इसके साथ ही मद्र और ब्रजी संघ का उल्लेख है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। पांचवा नंबर प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ रहा है त्रिवर्ग किसे कहते हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिवर्ग का तात्पर्य जो है धर्म, अर्थ और काम से लिया जाता है। फिर आगे आप लिखेंगे प्राचीन भारत में राजधर्म का अत्यधिक महत्व था। क्या था, राजधर्म का जो था वो अत्यधिक महत्व था। कहा गया है कि संपूर्ण त्याग दीक्षा, विद्या और लोक राजधर्म पर ही आश्रित थी। क्या थी, जो आपकी संपूर्ण जो त्याग था, दीक्षा थी, ठीक है, विद्या थी, ये सब जो है लोक राजधर्म पर ही आश्रित हुआ करती थी। यदि दंड नीति ना रहे तो त्रयी का नाश हो जाए। मतलब कह रहे हैं अगर आप यहाँ पे दंड नीति नहीं रखते हैं, दंड देने का जो है विधान नहीं रखते हैं अपने लोग अपने राज्य में, तो वहाँ पे आपके ये त्रयी जो हैं, आपके धर्म, अर्थ, काम, इनका नाश हो जाएगा। धर्म रह ही नहीं सके। क्या मेरे प्यारे दोस्त, धर्म रह ही ना सके और समाज में अस्थाई संभव ना रहे। ठीक है, क्या स्थिति संभव ना रहे, यहाँ पे आगे लिखते हैं संपूर्ण जीवलोक का अंतिम आश्रय राजधर्म में ही है। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं प्रायः सभी विचारकों ने त्रयी और अनविच्छिकी विद्या के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि राजतंत्र के विषय में मनु के विचार को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मनु ने राजा को देवत्व प्रदान करके उसके उत्तरदायित्वों, उसके कर्तव्यों को एक निश्चित मार्ग प्रदान किया है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा मनु ने देवत्व के इस सिद्धांत को ही दृष्टि में रखकर यह कहा है कि राजा चाहे बालक ही हो, उसे मनुष्य मानकर अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में बहुत बड़ा देवता है। ठीक है, यहाँ पे उसको लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं कि बालोपि नाव मतव्यो मनुष्य इत भूमिपः महती देवता ये सा नर रूपेण तिष्ठति। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं और आगे लिखा गया है कि तथा देवता में अवज्ञा करना धर्म है। क्या है, अवज्ञा करना धर्म है, अतः उसके बालक होने पर उसका अनुशासन उसी प्रकार माना जाना चाहिए जैसे कि दैवी गुण संपन्न अवस्था प्राप्त राजा का। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे लिखना होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में राजा की प्रतिष्ठा वह अवसर बढ़ने लगे। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा राजा स्तुति के सूत्रों से ज्ञात होता है कि राजा धनी और संपन्न थे, जिनका पशुधन विशाल था। ठीक है, क्या था, पशुधन विशाल था, जिनकी निजी जमीन भी विस्तृत थी और प्रजा उनको सातवां नंबर क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तर वैदिक काल में राजा की प्रतिष्ठा व अवसर बढ़ने लगे। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे राजा स्तुति के सूत्रों से ज्ञात होता है कि राजा धनी और संपन्न थे, इनका पशुधन विशाल था। मतलब पशुधन का मतलब यहाँ पे ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पे गाय, घोड़े, हाथी, ठीक है, ये सारे बहुत सारी हुआ करते थे। फिर आगे आपको लिखना होगा कि उनकी निजी जमीन भी
विस्तृत थी और प्रजा उनको कर भी प्रायः नियमित रूप से देती थी। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा कि अथर्ववेद के अनुसार राजा अतुल्य योद्धा था। क्या? अतुल्य योद्धा। अतुल्य का मतलब जिसका कोई तुलना न की जा सके। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं कि प्रजा में उसका स्थान सर्वश्रेष्ठ था तथा वह उसकी संपत्ति विपुल थी। क्या थी मेरे प्यारे दोस्त? संपत्ति विपुल थी। वहां राष्ट्र पर राजा के प्रभुत्व के जमने के लिए प्रार्थना की गई है। ठीक है, क्या की गई है? प्रभुत्व जमने के लिए जो है प्रार्थना की गई है। आगे आपको लिखना होगा एक यज्ञ के समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजा को एक गाय अर्पित करते हैं। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा इससे पता चलता है कि संपूर्ण प्रजा पर राजा का स्वामित्व स्थापित हो चुका था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि राज्य शास्त्र के स्रोतों के रूप में अर्थशास्त्र का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक विचार के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य ने लिखा है कि पृथ्वी के लाभ और पालन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पृथ्वी के लाभ और पालन के प्रयोजन से जो अर्थशास्त्र पहले के आचार्यों ने लिखे थे उन सबका संग्रह करके इस अर्थशास्त्र की रचना की गई है। ठीक है, आगे लिखते हैं यहाँ पे कि प्रमुख आचार्यों में कौन कौन से थे आपके। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पाराशर थे, दूसरे आपके पिसुन थे, तीसरे आपके विशालाक्ष थे। ठीक है, ये और भी लोग थे, वहां पे आदि लगा दिया गया है। आगे आपको लिखना होगा कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य शासन कार्य में राजा को मार्ग निर्देशन करना था। ठीक है, फिर लिखना होगा कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अनेक विषयों का उल्लेख किया है पर राजनीति उसका एक मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है मंडल सिद्धांत किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो आप लिखेंगे कि प्राचीन काल में जब भारत में बहुत से छोटे छोटे राज्यों की सत्ता थी, कि क्या क्या थी मेरे प्यारे दोस्त, छोटे बड़े राज्यों की सत्ता थी। कतिपय महत्वाकांक्षी तथा शक्तिशाली राजा अपने पड़ोस के राज्य को जीतकर साम्राज्य विस्तार के लिए तत्पर थे। तब इस देश में राज्य शास्त्र प्रणेताओं ने राज्यों के पारस्परिक संबंध के विषय में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे मंडल सिद्धांत कहते थे। डॉक्टर अल्टेकर महोदय देखें तो उन्होंने लिखा है कि प्राचीन भारतीय आचार्य जानते थे कि युद्ध का एकदम त्याग कर देना संभव नहीं है। ठीक है, फिर लिखते हैं अतः युद्ध की संभावना को कम करने के लिए उन्होंने विविध राज्यों के मंडल बनाकर उनमें शक्ति संतुलन कायम करने की एक व्यवस्था की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मंडल सिद्धांत के बारे में बता पाएंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विदत पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैदिक साहित्य में 3 प्रकार की सभाएं मिलती हैं। कितने प्रकार की मेरे प्यारे दोस्त? 3 प्रकार की सभाएं मिलती हैं। पहली विदत, दूसरी सभा और तीसरी समिति। ठीक है, ये 3 प्रकार की यहाँ पे सभाएं आपको मिलती हैं। यहाँ पे आगे आपको लिखना होगा विदित शब्द जो है विद धातु से निष्पन्न हुआ है। ठीक है, और इसका अर्थ संभवतः विद्वानों की सभा है। क्या है? विद्वानों की सभा इसका अर्थ है। आगे आपको लिखना होगा विदत को ज्ञान, ठीक है, उसके बाद स्वात्व और सभा, ये 3 अर्थ देना संभव है। यहाँ पे लिखते हैं राथ के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है विदत धर्मेतर, धार्मिक तथा सैनिक, ये तीनों तरह के प्रयोजन सिद्ध करने वाली संस्था थी। प्रोफेसर R.S. शर्मा का मत है कि विदत शायद वह मूल जनसंख्या थी जिसमें सभा, समिति और सेना का अलग अलग संस्थाओं के रूप में विकास हुआ। विदत में स्त्रियां भी शामिल होती थीं। ठीक है, फिर ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था में सदस्यों की हैसियत से शामिल होने वाली स्त्रियां चुपचाप नहीं बैठी रहती थी, मतलब उनको, स्त्रियों को भी शामिल किया जाता था और ऐसा नहीं था कि जाके वो चुपचाप वहां पे बैठी रहें। ठीक है, लिखते हैं कि सूर्या में विदत के आगत लोगों के समक्ष बोलने को कहा गया है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं जो लोग विदत में बैठे हैं वहां पे, वो सभी लोग वहां पे अपना अपना प्रस्ताव रखेंगे। इससे प्रतीत होता है कि स्त्रियां विदत के विचार विमर्श में भाग लेती थीं। विवाह समारोह में ऐसी कामना की गई है कि वधू केवल गृहिणी बनकर ही ना रहे बल्कि नियंत्रण रखकर
क्या मेरे प्यारे दोस्त, नियंत्रण रखकर वह बिदत के समक्ष बोले। अंततः प्रोफेसर राम शरण शर्मा का मंतव्य है कि बिदत भारतीय आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी, जिसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों सम्मिलित होकर आर्थिक, ठीक है, उसके बाद सामरिक, धार्मिक और सामाजिक सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करते थे। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं? तो राम शरण शर्मा जी कहते हैं, प्रोफेसर राम शरण शर्मा जी। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ रहा है कि शुक्र नीति सार पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे यह ग्रंथ राजनीति से संबंधित सभी ग्रंथों में महत्वपूर्ण है। शुक्र ने कहा है कि इस नीति सार का जो राजा रात दिन चिंतन करेगा वही राज्यभार को उठाने में सामर्थ्य होगा। शुक्र नीति में दंड नीति को अत्यधिक महत्व एवं नृपतंत्र की अत्यधिक व्याख्या उपलब्ध होती है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखना होगा कि राज्य व्यवस्था के विषय में भी यह ग्रंथ खफा ज्ञान करता है। क्या करता है? काफा ज्ञान करता है। आगे आपको लिखना होगा राजा, मंत्री तथा दरबार के विभिन्न श्रेणी के दरबारी आदि से संबंधित ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। 12 नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में महाभारत में क्या उल्लिखित है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि बिना राजा और न्यायाधीश के ही समाज सतपथ चल रहा था। क्या चल रहा था मेरे प्यारे दोस्त? सतपथ पर चल रहा था, सही पथ। सतपथ का मतलब हुआ एक सही रास्ते पे चल रहा था, परंतु बाद में किसी प्रकार अधः पतन आरंभ हो गया। ठीक है, लोग सदाचार से भ्रष्ट होकर स्वार्थ, लोभ और वासना के वश में हो गए और उसी स्वर्गीय व्यवस्था में वे रहते थे। ठीक है, वह नर्क बन गई। क्या करते थे? जिस स्वर्गीय व्यवस्था में रहते थे वह धीरे धीरे नर्क के रूप में हो गई। आगे आपको लिखना होगा बलवान निर्बलों को खाने लगे। देवता भी यह देखकर चिंतित हुए। लोग ब्रह्मा के शरण में गए। ब्रह्मा जी इस निश्चय पर पहुंचे कि मनुष्य जाति की तब तक रक्षा होगी जब तक आचार शास्त्र बनाया जाए। ठीक है, तब तक क्या हो? आचार्य शास्त्र बनाया जाए। अतः विस्तृत विधान के अनुसार बिरजस, ठीक है, क्या मेरे भाई दोस्त, बिरजस जिसे मानस पुत्र के नाम से जानते हैं, राजा बनाया गया। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा जनता ने भी उसके शासक को रहना स्वीकार किया। ठीक है, उसके शासन में रहना क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। ठीक है, किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के बनाए गए राजा के शासन को। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि राज्य के प्रमुख कार्य बताइए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कौटिल्य के अनुसार राज्य एक आवश्यक संस्था है। यदि कोई राज्य दंड का उपयोग करने में असफल रहता है तो समाज में मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा और समाज में एक शक्तिशाली व्यक्ति से दुर्लभ व्यक्ति की रक्षा नहीं हो पाती है। इस प्रकार राज्य को कौटिल्य ने अपने आवश्यक संस्था मानी है। क्या मानी है? कौटिल्य ने एक आवश्यक संस्था मानी है। राजा के न होने से ही प्रजा को मेच, क्या मेरे प्यारे दोस्त, योग मेच की प्राप्ति होगी। वैदिक काल तथा उसके बाद के काल में धर्म अथवा वर्णाश्रम, धर्म का प्रत्येक वर्ण तथा निवासियों का से पालन करवाना राज्य का प्रमुख लक्ष्य था। राजा इस बात का भरसक प्रयास करता था कि वह स्वयं धर्म का पालन करे तथा अपनी प्रजा से भी धर्म का पालन कराए। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा कि राज्य का प्रथम कर्तव्य धर्म, क्या मेरे प्यारे दोस्त, राज्य का प्रथम कर्तव्य धर्म विशेष के रूप में वर्णाश्रम, क्या वर्णाश्रम को स्थिर रखना था। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा राज्य की उत्पत्ति विषयक पवित्र धारणा, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और अपने देश के इतिहास में पुरोहितों अथवा के पुरोहित व्यवस्था के उद्भव, जनता का वर्णों में विभाजन। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा इन सब बातों ने धर्म को स्थिर बनाए रखना राज्य का प्रथम कर्तव्य बताया था। ठीक है, फिर 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सप्तांग सिद्धांत के विषय में कौटिल्य के विचार बताने हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कौटिल्य ने जनपद को सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया है। जनपद के अभाव में राज्य का अस्तित्व ही नहीं, जैसे कि पैरों के बिना शरीर का निराधार स्थित होगी। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा जनपद के पश्चात दंड की स्थान, क्या लिखते हैं? जनपद के पश्चात दंड का स्थान है। यहाँ पे लिखते हैं कि राज्य दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करता है। फिर लिखते हैं राज्य का अस्तित्व दंड
के बिना संभव नहीं है। किसके बिना? दंड के बिना संभव नहीं है। कोष का स्थान उसके बाद है, पहले तो दंड आता है फिर उसके बाद कोष आता है। कौटिल्य ने दंड की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि कोष तथा दंड राजा का बल है। क्या? कोष तथा दंड दंड जो है ये राजा के बल हैं। कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं कोष दंड बलम प्रभु शक्ति। ठीक है, कोष दंड बलम प्रभु शक्ति लिखते हैं। कोष का मतलब होता है खाना खजाना, ठीक है, पैसा रुपया पैसा, इन सारी चीज़ों को कहते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।